पाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर वक्त हो चला है अपना एमपी की अहम खबरों पर नजर डालने का। शुरुआत भोपाल से आ रही बड़ी खबर से। रामनिवास रावत की मुलाकातों का दौर जारी है। दरअसल पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा से उन्होंने मुलाकात की और रामनिवास रावत विजयपुर उपचुनाव में हार गए थे और हार के बाद लगातार नेताओं से मुलाकातों का दौर जारी है। रामनिवास रावत जो कि नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचे हैं और तस्वीर सामने आई, देखिए ये मुलाकात के दौरान की तस्वीर है जब नरोत्तम मिश्रा से वो मुलाकात करने पहुंचे थे और इसके अलावा भी कई नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है। पूर्व मंत्री यहां नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात उनकी हुई। रामनिवास रावत विजयपुर उपचुनाव में हार के बाद लगातार नेताओं से मिल रहे हैं। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, नरोत्तम मिश्रा से उन्होंने मुलाकात की रामनिवास रावत ने, क्या चर्चा हुई, किन विषयों पर बात हुई है और कौन कौन से नेताओं से मुलाकात हुई है इस बीच? जिस तरीके से हमने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा से भी आकर मिले और जिस तरीके से जब बीजेपी दफ्तर में बैठक हुई तो उसमें शामिल होने के लिए भी पहुंचे थे। और हालांकि जब उनसे बात हुई थी मीडिया की तो उन्होंने साफ कहा था कि हार की वो समीक्षा नहीं करते हैं, जनता ने जो जनादेश दिया उसको वो स्वीकार करते हैं। लेकिन चूंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक संभावनाएं तलाशते रहते हैं नेता, और यही कारण है कि अब जो दिग्गज नेता हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के, उनसे उनकी मेल मुलाकातों का दौर जारी है। और ग्वालियर चंबल संभाग से आने वाले नरोत्तम मिश्रा जो पूर्व गृह मंत्री भी रहे, उनसे उन्होंने मुलाकात की है। 15 से 20 मिनट की ये मुलाकात रही है। हालांकि स्पष्ट तौर पर ये बात सामने निकल कर नहीं आई कि किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक परिदृश्य जो जिस तरीके से बदला है विजयपुर में, शायद उसको लेकर बातचीत हुई होगी और भविष्य में किस तरीके से पार्टी के साथ मिलकर काम करना है, क्योंकि रामनिवास रावत ये कह चुके हैं कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसका वो निर्वहन करेंगे। हालांकि भी निगम मंडल में भी नियुक्तियां होनी है, तो सबको लेकर ये लगातार जो मेल मुलाकातें हैं उनका दौर जारी है। जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। और मुरैना में नाबालिग की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ, जहां रफीक खान नाम के एक शख्स ने नाबालिग को मौत के घाट उतार दिया। और बता दें कि आरोपी रफीक नाबालिग की मां के साथ अवैध संबंध रखता था और इस बात की जानकारी उस नाबालिग को हो गई थी। वहीं नाबालिग किसी को ये बात बता न दे, इस बात की आशंका उसे हो गई थी और इसके चलते आरोपी ने नाबालिग की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने पूछताछ की और पूछताछ के बाद आरोपी रफीक खान और इस नाबालिग की मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जो मुख्य आरोपी है रफीक खान, जो अम्बा का रहने वाला है, और इस मृतक की मां जो है गुंजाबाई, इन दोनों के कुछ प्राथमिक रूप से अवैध संबंध की कहानी सामने आई है। काफी समय से एक दूसरे के संपर्क में थे, तो बच्चे को इस बात की कहीं ना कहीं खबर हो गई थी। उसको पता चलने के बाद बच्चे को किसी को समाज में या किसी को रिश्तेदार है उसके पिता को बता था। वो इससे पहले इनका प्लान ऐसा बना था कि बच्चे को रास्ते से हटा दिया जाए तो हमारी बदनामी ना हो और ये चीज़ समाज में बाहर ना आ पाए। उस बदनामी के कारण इन दोनों ने मिलकर जो है, खासकर विशेषकर रफीक खान के द्वारा उस बच्चे को ले जाया गया, उसकी गला घोंटकर हत्या की गई और उसको जो है सराय छोड़ा संबल एरिया जो है उसमें जंगल में। और अब यहाँ पर एक ही सवाल ये उठता है अमित कि क्या इस हत्या की वारदात में जो मृतक बच्चा है उसकी मां को पहले इसमें शामिल किया गया था या नहीं किया गया था, और इसके अलावा जो सब कुछ चल रहा था इस बीच उस बच्चे के पिता की कोई भूमिका यहां पर नजर नहीं आती? बिल्कुल, देखिए जहां तक अभी समझ में जो आया है, पुलिस ने भी प्रथम दृष्टि जो जांच में निकल करके सामने आया है वो यही है कि जो आरोपी था रफीक खान और जो मृतक किशोर था उसकी मां के अवैध संबंध थे। यही वजह है कि इन दोनों के जो अवैध संबंधों की खबर इस नाबालिग को लग गई थी और उसके बाद इन दोनों ने एक योजना तैयार की और इस नाबालिग को, यानी कि जिस मां ने इस बेटे को जन्म दिया था उसी मां ने एक योजना तैयार की और इस बेटे को रास्ते से हटाने की योजना थी, जिसमें उसका प्रेमी भी रफीक खान भी शामिल था। यही वजह है कि 27 तारीख को, यानी कि 27 नवंबर को जो सीताराम नाबालिग किशोर बताया जा रहा है उसको जो आरोपी होता है रफीक खान, वो बाइक पर बिठा करके ले जाता है और चंबल नदी का बहर
में जाकर के उसकी गला घोट करके हत्या कर देता है। इस बात की परिजनों को भनक तक नहीं रहती है, लेकिन जो किशोर था उसकी मां को इस पूरी घटना की जानकारी रहती है, क्योंकि ये योजना तैयार करने वाली उसकी मां और जो उस महिला का जो जिससे अवैध संबंध थे वो आरोपी दोनों ही शामिल थे। यही वजह है कि दोनों को मालूम था, लेकिन इसके जो किशोर था उसके पिता को मालूम नहीं था। यही वजह है कि शाम को जब जो किशोर था वो घर लौट के नहीं आता है तो वो सिविल लाइन थाने में जाकर के इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत दर्ज कराती है। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के युवक के अपहरण का मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन 3 से 4 दिन बीत गए, उसके बाद भी कोई पुलिस की खबर जो किशोर था उसकी खबर नहीं मिली। यही वजह है कि पुलिस को आज रात को एक इनपुट मिला था कि जो बेहड़ के जो चंबल नदी का बेहड़ है उसमें एक किशोर का शव पड़ा हुआ है। पुलिस ने जाकर के देखा, तहकीकात की, और जब मृतक जो किशोर था उसकी मां और पिता को ले जाकर के जब शिनाख्त कराई गई तो उसी किशोर यानी कि जो 14 साल का किशोर 27 तारीख को लापता हुआ था उसकी रूप में शिनाख्त हुई थी। उसके बाद जब सख्ती से पूछताछ की गई तो ये पूरा घटनाक्रम निकल करके सामने आया है कि जो किशोर की हत्या कराने के पीछे उसकी मां का हाथ है और उस जो महिला के जो अवैध संबंध थे जिस व्यक्ति से उसका हाथ है। वही बाइक पर बैठा करके इस जंगल में ले गया था और जंगल में ले जाकर के उसकी गला घोट करके हत्या घटना को अंजाम दिया। इस घटना से 1 घंटे पहले महज जो किशोर होता है वो सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करता है। उसमें जो बाइक पर सवार होकर के वो पीछे बैठ करके जाता है और जो आरोपी होता है वो बाइक को चला करके ले जा रहा था। ये वीडियो भी कहीं ना कहीं अब पुलिस के लिए जो जांच में काफी कारगर साबित होगा। स्वाभाविक है। बहुत शुक्रिया अमित आपका इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इंदौर में रईसजादों और फार्म हाउस संचालकों ने पुलिस के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए यहां पर बार गर्ल्स को बुलाकर पार्टी की और बड़गौंदा थाना क्षेत्र के फार्म हाउस में यह पार्टी हुई, जिसका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। दरअसल यहां डांस करने वाली लड़कियों पर पैसे लुटाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही पुलिस ने फार्म हाउस संचालकों को फार्म हाउस में अश्लील डांस पार्टी और नशा करने के लिए इसे अड्डा बनाने से पाबंद किया था कि यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसके बाद भी यहां ये सब हो रहा है। मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। मिथिलेश, ये मिनी मुंबई में बार तो है नहीं, तो फार्म हाउसेस को ही बार और डांस बार सब कुछ बनाए ले रहे हैं ये लोग, पुलिस ने जबकि पाबंद किया था इन्हें। देखिए, पुलिस ने बकायदा फार्म हाउस संचालकों की एक बैठक ली थी एक सप्ताह पहले और सख्त हिदायत दिया था कि निर्भर बात में है और अगर कभी कोई ऐसी पार्टी आपने किया, कोई रेव पार्टी किया तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अगर आपने कोई आयोजन करते हो जिसमें नशा मिलता है, अश्लील डांस होते हैं या रेव पार्टी जैसे कोई अगर आयोजन होगी तो फिर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। हिदायत दी गई थी, लेकिन पुलिस ने 1 सप्ताह पहले हिदायत दी और ये 1 सप्ताह बाद की तस्वीर है। ये देखो, फॉर्म संचालक बड़े बड़े पार्टी आयोजन कर रहे हैं और ऐसे ही एक फार्म हाउस की तस्वीर सामने आई है जिसमें अश्लील डांस चल रहा है। डांस कर जो है डांस कर रही है, पैसे उड़ाए जा रहे हैं और वहां पे जो रईसजादे मौजूद है उनके पास में शराब के अलावा अलग अलग नशे की चीज उनके पास में नजर भी आ रही है जो जिसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पुलिस का खौफ नहीं है, कानून व्यवस्था के लिए कोई खौफ नहीं। 1 सप्ताह पहले वो हिदायत दी जाती है, सख्त कार्रवाई की बात कही जाती है, सख्त कार्रवाई के लिए ही वो बैठक की गई थी। पूरे मामले में जानकारी देने के लिए मिथिलेश। और भोपाल में खिलाड़ी यथार्थ रघुवंशी सुसाइड मामले में बड़ी खबर सामने आई। खिलाड़ी के कजिन और दोस्त की चैट सामने आई जिसमें 6 युवकों को सुसाइड के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। और बता दें कि 24 नवंबर को सीनियर ने खिलाड़ी पर चोरी का आरोप लगाया था, लेकिन खिलाड़ी पर लगातार खुद लगे आरोपों को नकारा जा रहा था। खुद खिलाड़ी भी इस आरोप से इनकार कर रहा था। वहीं खिलाड़ी के पिता ने भी भोपाल में खिलाड़ी को, मृतक खिलाड़ी और आरोप लगाने वाले से बातचीत की थी, दोनों को समझाया था, लेकिन फिर भी बात समझ में आई नहीं। और साइबर ठग लगातार उत्पात मचाए हुए हैं। ग्वालियर में भी डॉक्टर को ठगी का शिकार बनाया। डॉक्टर मुकेश शुक्ला को डिजिटल अरेस्ट कर 21 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने डॉक्टर और उनकी पत्नी को 30 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। ठगों ने सीबीआई चीफ प्रवीण सूद का फोटो लगाकर फर्जी आईडी से फोन कर डॉक्टर को मनी लॉन्ड्रिंग गैंग में शामिल होने का डर दिखाया और इसके साथ ही डॉक्टर को सुप्रीम कोर्ट का फर्जी गिरफ्तारी का आदेश दिखाकर मनी लॉन्ड्रिंग गैंग नोटों का व्हाट्सएप फोटो भेजकर डरा दिया और अपने जाल में फंसा लिया और 21 लाख रुपए ऐंठ लिए। इतना ही नहीं, ठगों ने संपत्ति जब्त कर लेने
और उम्र कैद की सजा दिए जाने तक का डर दिखाया। इस दौरान डॉक्टर ने ऑनलाइन सीबीआई चीफ के बारे में जानकारी ली और फोटो सही पाए जाने पर ठगों पर उसने यकीन भी कर लिया। आरटीजीएस करके 21 लाख रुपए अपने हैदराबाद अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया आरोपियों ने। पास एक फोन आया कि आपके महालक्ष्मी फंड के नाम से 92,000 रुपए टैक्स बाकी है। उनके द्वारा बातचीत की गई व्हाट्सएप पर और आपके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट निकला और इस प्रकार डरा धमका कर उनको कहा कि आपको हम डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं और 21 लाख रुपए की उनके साथ धोखाधड़ी की। उनकी रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसमें क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम की टीम लगाई गई है। जल्दी से जल्दी आरोपियों को डिटेल लेकर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और बढ़ते आगे आपको बता दें, ग्वालियर में बारात की चढ़त जारी थी। दूल्हा बग्गी पर बैठा था और बारात के आगे बढ़ने का इंतजार कर रहा था। तभी उसके पास आकर एक बाइक थोड़ा स्लो होती है और उस पर बैठा शख्स उस पर बंदूक तान देता है। इतने में फायर भी कर देता। दूल्हे ने जो बग्गी पर सवार था किसी तरह से दाएं बाएं होकर के अपनी जान बचा ली, अन्यथा ये गोली अगर उसे लगती तो उसकी मौत भी हो सकती थी। जनकगंज के छत्री मंडी नाग मंदिर के पास की घटना बताई जा रही है और डबरा के अंकित नाम के शख्स पर इसका संदेह जताया जा रहा है। चूंकि बताया यह भी गया कि दुल्हन पक्ष के लोगों का अंकित से झगड़ा हुआ था। जलीय जीवों के लिए संरक्षित चंबल नदी में दिन रात हो रहे अवैध खनन का असर अब दिखने लगा है। श्योपुर में अवैध खनन के चलते मगरमच्छ, घड़ियाल समेत अन्य जलीय जीव नदी किनारे घाटों पर सर्दी के सीजन में धूप सेकने नहीं जा पा रहे। हर रोज 1000 से ज्यादा ट्रॉली और डंपर अवैध खनन कर रही हैं। शहर में पुलिस थाने के सामने से अवैध डंपर गुजरते हैं और लेकिन जिम्मेदार रहे रेत माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं करने को तैयार है। लापरवाही प्रशासन का खामियाजा जनता के साथ साथ जलीय जीवों को भी भुगतना पड़ रहा है। और अब बात करेंगे हमारे सहयोगी दीपक दंडूतिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, ये खनन के बाद जो परिवहन होता है थाने के सामने से ही होता है और क्या पुलिस कर्मचारियों की भी इसमें मिली भगत है? क्योंकि पुलिस के नाक के नीचे अगर इतना कुछ हो रहा है और उसे पता नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। जी बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से अवैध उत्खनन और परिवहन हो रहा है वो जलीय जीवों के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी एक मुसीबत है, क्योंकि कई हादसे ये रेत माफिया के ट्रैक्टर हो चाहे डंपर श्योपुर जिले में लगातार कर रहे हैं। कई लोगों की मौत तक इन रेत माफियाओं के वाहनों की वजह से हो चुकी है, क्योंकि तेज रफ्तार में ओवरलोड वाहन होते हैं और जब भी कोई इनके सामने आता है तो उसे रौंदते हुए निकल जाते हैं। कई घटनाएं पूर्व में हुई हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत तो जलीय जीवों के लिए है, क्योंकि चंबल नदी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य विभाग के अंतर्गत आती है और जलीय जीवों के संरक्षण के लिए ये नदी है। लेकिन देखा जा रहा है कि नदी का ऐसा कोई शायद ही घाट होगा जहां से अवैध उत्खनन और परिवहन नहीं हो रहा हो। रेत माफिया के लोग लगातार दिन रात लोडर और जेसीबी मशीनों से रेत का उत्खनन करते हैं और ट्रैक्टर और डंपरों में भर करके लगातार लेके जाते हैं और इसी वजह से जो जलीय जीव हैं, घड़ियाल है, मगरमच्छ है, धूप सेकने तक सर्दी के सीजन में बाहर नहीं निकल पाते। हमने जो तस्वीरें दिखाई है दर्शकों को उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मगरमच्छ किस तरह से छोटी छोटी पत्थरों की सलाखों पर बीच नदी के बीच में धूप सेकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें सर्दी से राहत मिले। लेकिन लगातार देखा यह जा रहा है कि प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो, माइनिंग विभाग हो, चाहे राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य विभाग हो, चाहे पुलिस हो, क्योंकि थानों के आगे से रेत माफिया के ट्रैक्टर और दूसरे वाहन निकल रहे हैं। पुलिस दूसरे वाहनों पे तो लगातार कार्रवाई करती है, चालानी कार्रवाई की बात करती है, चाहे वो सीट बेल्ट की हो, चाहे वो हेलमेट की हो, लेकिन लगातार इस तरह की कार्रवाई करने की बात करती है। लेकिन रेत माफिया पे कार्रवाई की बात आती है तो पुलिस चुप्पी साध लेती है। तो थानों का ही ये सिस्टम, और यही एक बहुत बड़ा बिंदु बनता है दीपक, बहुत बड़ा ये ध्यान आकर्षित करने का रीजन भी बनता है कि ये पुलिस आखिर ऐसा क्यों कर रही है। और साफ जाहिर है कि सबका हिस्सा यहाँ पर बटा हुआ हो सकता है और चूंकि अक्सर इस तरह की घटनाएं सामने होती रही हैं तो निश्चित रूप से पुलिस की भी कहीं ना कहीं भूमिका उसमें रहती है। बहुत शुक्रिया आपका दीपक इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। संरक्षण के बाद भी लगातार अवैध खनन जारी है। चंबल नदी कहने को संरक्षण है और संरक्षण
माफियाओं को मिल रहा है। और अब इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पर जो द्वंद्व है वो बढ़ गया है। देखिए तस्वीरें, ये दलित प्रेरणा स्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जगह जो दिल्ली नोएडा के बॉर्डर पर एक बहुत बड़ा पार्क है, जहां पर लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं, लेकिन चूंकि किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, उन किसानों के प्रदर्शन को यहां पर रोकने के लिए, उन्हें हटाने के लिए अब तैयारी शुरू कर दी गई है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरें, बस भी वहां पर आ चुकी है और इसी बस में भरकर उन्हें वापस भेजा जाएगा। और प्रदर्शन लगातार किसानों का जारी रहा और महिला पुलिस भी वहां मौजूद हैं और महिला प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए लोगों को बस में बिठाकर वहां से रवाना किया जा रहा है। और दलित प्रेरणा स्थल पर ही प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया था। बीते रोज जो द्वंद्व वहाँ पर देखने को मिला था, जो एक समस्या बन गई थी, क्योंकि काफ़ी लंबा जाम वहाँ पर लग गया था प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन से। ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर अब कार्यवाही की जा रही है और एक एक बस के माध्यम से वहाँ मौजूद प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ये घटनास्थल पर पुलिस किसानों के ट्रैक्टर्स को हटा रही है और घटनास्थल से पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को भी हटाना शुरू कर दिया है। और देखिए बुजुर्ग महिलाएं भी वहां पर प्रदर्शन के लिए पहुंची हुई थी और इतना ही नहीं, क्या अधेड़, क्या युवा और क्या बुजुर्ग, सभी देखिए पहुंचे हुए हैं। चलना फिरना मुश्किल है, लेकिन यहाँ इस मुश्किल की घड़ी में निकल कर जाना पड़ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नोएडा से इस वक्त। और ये जो पूरा विवाद है, जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है इस वक्त। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार अब पुलिस कर्मचारी लोगों को वहां से रवाना कर रहे हैं। एक एक बस के माध्यम से उन्हें रवाना किया जा रहा है। हालांकि कुछ प्रदर्शनकारियों के द्वारा संघर्ष यहाँ पर किया जा रहा है, धक्का मुक्की भी की जा रही है, लेकिन इस संघर्ष में, इस धक्का मुक्की में उन्हें किसी तरह की चोट ना आए, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और बेहद संवेदनशील तरीके से यहाँ पर लोगों को हटाया जा रहा है। किसानों की गाड़ियां अब क्रेन से हटाई जा रही हैं। आपको बता दें कि ये प्रदर्शन कर रहे थे किसान जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर नोएडा पर इकट्ठा हुए थे और यहाँ पर ये सारा हो हल्ला हंगामा चल रहा है। और अब बढ़ते आगे इंदौर से बड़ी खबर, जहां सरकारी जमीन पर कब्जा मामले में एक्शन लिया गया। दरअसल निगम आयुक्त ने व्यापारी पर एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं। जिम्मेदार अधिकारी धीरेन्द्र बायस निलंबित और सीपीटी सुपरवाइजर की सेवाओं को समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। सार्वजनिक शौचालय तोड़कर दुकान बनाने का मामला सामने आया। व्यापारी ने शौचालय तोड़कर दुकान बड़ी कर दी थी और ऐसे में अब उस पूरी अतिक्रमण की कार्यवाही को हटाया जा रहा है। सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले में कार्यवाही की जा रही है। एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं और जिम्मेदार अधिकारी धीरेन्द्र बायस निलंबित कर दिए गए हैं। छिंदवाड़ा में चौराई के पास यात्रियों से भरी एक बस पलट गई। दुर्घटना में 15 यात्री घायल हुए हैं। आपको बता दें कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि बस सवार अयोध्या से दर्शन कर लौट रहे थे और तभी चौराई में केंद्रीय विद्यालय के पास यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और भोपाल में हुई गैस त्रासदी की 40वीं बरसी, जिस पर सेंट्रल लाइब्रेरी में
श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल और कई मंत्री इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए और दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 2 मिनट का मौन रखकर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि आज का दिन संकल्प लेने का दिन है। भौतिक विकास की आपाधापी में हम मानव संस्कृति, मानव जाति के प्रश्न चिन्ह तो नहीं बन रहे। सकाल मुहूर्त काजूनी शैभम गुरुप्रसाद चिंतन। और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उस रात भोपाल में ही वे थे और ऐसी त्रासदी कभी नहीं देखी। उन्होंने गैस त्रासदी के दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जिस स्थान पर त्रासदी हुई उस स्थान पर सरकार ठोस पहल करने वाली है और सरकार की कोशिश रहेगी कि ऐसी त्रासदी फिर न हो। गैस त्रासदी के दुखद प्रसंग पर लगभग 40 वर्ष हो गए हैं। ऐसी त्रासदी जीवन में कभी देखी नहीं थी। ऐसी त्रासदी भोपाल और दुनिया ने देखी है। इस त्रासदी के अवसर पर मैं दिवंगतों के प्रति एक तरह से अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हम योग्य प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे कभी कोई घटनाक्रम दोबारा न घटे और जो स्थान पर ये सब चीजें हुई है उस स्थान को लेकर के भी सरकार गंभीर और ठोस पहल करने वाली है। और मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थल बढ़ गए हैं क्योंकि अब राज्य में 2 और टाइगर रिजर्व्स आ गए हैं। राज्य सरकार बाघों के संरक्षण के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए रातापानी अभ्यारण्य को एक और टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। राज्य के टाइगर रिजर्व राजधानी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। मध्य प्रदेश को रातापानी टाइगर रिजर्व भोपाल से लगे रायसेन और सीहोर जिलों में स्थित है और इसकी अधिसूचना जारी करते हुए राज्य सरकार ने इसके कोर एरिया का रकबा 763.812 वर्ग किलोमीटर और बफर एरिया का जो रकबा है 507.653 वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया है और जिसे टाइगर रिजर्व का जो कुल रकबा है वो 1271.465 वर्ग किलोमीटर हो गया है। प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में एक नया टाइगर रिजर्व पार्क मिला है। रातापानी लगभग 16-17 साल से एक प्रकरण उलझा हुआ था। हमारी सरकार ने इसका निराकरण किया। मुझे इस बात का संतोष है। मैं यशस्वी प्रधान। और इस बीच बढ़ेंगे आगे, फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। श्योपुर में सड़क पर अनियंत्रित होकर